हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। दोस्तों और साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आपके बीच, पर आज का टॉपिक रोज के टॉपिक से कम्प्लीटली डिफरेंट है। जी हाँ, मैं बात करूंगा CBSE बोर्ड की और ICSE बोर्ड की, और बात करूंगा मैं लिटरेचर की। आज मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगा और एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताऊंगा जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। जी, क्लास 12 CBSE में इंग्लिश कोर जो हमारा सिलेबस है उसमें एक बुक है फ्लेमिंगो, उसकी स्टोरी है एक, और उसका नाम है रैट ट्रैप। और आज मैं आपको रैट ट्रैप के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहूँ कि ये स्टोरी इतनी फेमस है कि ICSE बोर्ड में भी मैंने 3 से 4 साल तक क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ाया है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो इस चीज को जानते होंगे, और पिछले 10 सालों से मैं CBSE में स्टोरी को पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, और आज की स्टोरी का नाम है द रैट ट्रैप। आप बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि एक ऐसी स्टोरी जिसका टाइटल हो रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब जानते हैं क्या होता है? रैट को ट्रैप करने वाली चीज, चूहे को पकड़ने वाली चीज, जिसे हम हिंदी में चूहेदानी कहते हैं। आज आपकी कहानी का जो टाइटल है उसका नाम है चूहेदानी या द रैट ट्रैप। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है, उस राइटर का नाम है सेल्मा लोविसा लेगरलाफ। सेल्मा लोविसा लेगरलाफ, जो 1858 में इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। स्वीडन एक देश है दोस्तों, थोड़ा सा मैं स्टोरी के बैकग्राउंड में जाऊं। स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पर लोहे की खानें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्वीडन ही वो देश है जहां पर हर साल 10 दिसंबर को डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के एनिवर्सरी पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी स्टोरी से जुड़ी हैं, और जो प्राइज दिया जाता है उस करेंसी का नाम होता है क्रोनर। वहां की जो लोकल करेंसी है उसका नाम है क्रोनर। ये स्टोरी से कोरिलेट करती है। तो सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडन की राइटर हैं जो 1858 में पैदा हुई थी। शी इज बेसिकली अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ नॉवेलिस्ट। इनके बारे में अगर मैं बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट फिगर है ये कि जीके के लिए बता दूं, ये दुनिया की पहली महिला राइटर ऐसी हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। शी इज द ओनली फर्स्ट लेडी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1990। 1990 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और ये पाने वाली दुनिया की पहली महिला है सेल्मा लोविसा लेगरलॉफ। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इतनी ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की हैं, इतनी मानवतावादी हैं कि जब सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई हो रही थी, इन्होंने अपने गोल्ड मेडल और अपने नोबेल प्राइज को फिनलैंड देश में भेज दिया ताकि वहां से फंड रेजिंग हो सके और उससे जो विक्टिम्स हैं उनका जो है फायदा हो सके। ये है सेल्मा लेगरलॉफ। और उससे भी बड़ी बात मैं बता दूं कि जो स्वीडन गवर्नमेंट है, स्वीडन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के जो 10 का सिक्का होता है, 10 क्रोनर का जो सिक्का होता है, वहां पर उसने सेल्मा लेगरलॉफ का स्टैंप लगा करके जो है सम्मान दिया इनके मरने के बाद। यानी वहां पे 10 क्रोनर का जो सिक्का होता है उस पर सेल्मा लेगरलॉफ का फोटो छपा होता है। इतनी बड़ी चीज है इस राइटर की। अब मैं आपको द रैट ट्रैप की कहानी को मैं कोरिलेट करता हूँ, यहाँ पे इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड की ओर ले चलता हूँ और बताऊंगा। किसी भी स्टोरी को समझने से पहले 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है उसका मेजर कैरेक्टर, दूसरी होती है उसकी थीम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं इसमें मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन है, यानी कितने लोगों ने इसमें रोल किया है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? वैगाबॉन्ड का मतलब द पर्सन हु इज जॉबलेस। कहानी को कोरिलेट करते हैं दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय क्या हुआ कि इंसान जहां पे काम करते थे उनकी जगह पर मशीनें काम करना शुरू कर दी, और जब मशीनें काम करना शुरू कर दी तो इंसान जो है अनएम्प्लॉयड हो गए या बेरोजगार हो गए। जब बेरोजगार हो गए, जॉबलेस हो गए, तो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता था, तो छोटे मोटे काम करते थे। यहाँ पे जो हमारी स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो मेन पार्ट है हमारा स्टोरी का, वैगाबॉन्ड,
जो है या जो रेड ट्रैप सेल्समैन है, ये भी एक जॉबलेस आदमी है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए चूहेदानी बेचकर अपना पेट पालता है। उससे भी अगर इसका काम नहीं चलता तो छोटी मोटी ये चोरियां करता है, फिर भी इसकी लाइफ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती। तो पहला कैरेक्टर है हमारा वैगाबॉन्ड और दूसरा कैरेक्टर है हमारा क्रॉफ्टर, CROFTER। क्रॉफ्टर जो है ये एक ओल्ड मैन है। क्रॉफ्टर का मतलब है जिसने अपने खेत को बटाई पे दे रखा है। ओल्ड मैन है, ये बूढ़ा हो चुका है, अपने खेत को इसने बटाई पे दे दिया है, लोग करके देते हैं, उसका अपना खाता पीता है। स्ट्राइकिंग फीचर इसके बारे में है, इसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, इसके पास एक काऊ है जिसका दूध बेचकर, मलाई बेचकर मार्केट से वो पैसे कमाता है और उसका कोई है नहीं। तीसरा कैरेक्टर है एडला वेलमेंसन, एक टीनेजर है, एक लड़की है ये और बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच वाली है जो स्टोरी को रिलेट करती है, स्टोरी की हीरोइन है। और एक मेजर कैरेक्टर और है जिसका नाम है आयरन मास्टर, जो उस समय स्वीडन में लोहे की जो खाने थी वहां पे जो है उसका एक मालिक था और उसका नाम था आयरन मास्टर। ये है हमारा, और एक कहानी की थीम है इसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकेन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि हर इंसान जो है ना जन्म से जो ना जन्मजात तो बहुत ही निर्दोष पैदा होता है। बुराइयां इस समाज में उसको उसके अंदर पनपती हैं, पैदा होती हैं उसके अंदर। दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बुरे से बुरे आदमी को भी समझदारी से और प्यार से उसके अंदर की अच्छी चीजों को अवेकन किया जा सकता है, जगाया जा सकता है। ये स्टोरी की थीम है। अब हम आते हैं स्टोरी के बारे में। हम स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी शुरू होती है उस पेडलर से, उस व्यक्ति से जो जॉबलेस है और वो नौकरी जो है अपने रोजी रोटी कमाने के लिए रोज घूमता है, चूहेदानी बेचता है। इंडस्ट्री से जो वायर निकले रहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, उन तारों को बना करके वो उनको सेट करके चूहेदानी बनाता है और दरवाजे दरवाजे पे ले जा करके बेचता है। कुछ लोग होते हैं, जहां पे राइटर ने वर्ड यूज किया है सोर फेसेज, खट्टे चेहरों वाले लोग। आप एनसीईआरटी के फ्लेमिंगो बुक के पेज नंबर 32 पे देखेंगे तो वहां पे चैप्टर आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि मेरे यहाँ से चले जाओ। इधर उधर के धक्के खाता हुआ आदमी ऐसे ही शाम हो जाती है, उसका कोई ठौर ठिकाना है नहीं, कोई उसका घर है नहीं। शाम हो जाती है प्यारे बच्चों, और अंधेरा जब होने को होता है तो एक जंगल की ओर जब पहुंचता है तो उसको कहीं रहने की जगह चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होती है। वो आदमी आगे जाता है तो वहां पे एक ग्रे कॉटेज मिलती है, भूरे कलर की एक झोपड़ी मिलती है। उसके दरवाजे पे जा करके वो खटखटाता है, ही नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पे खटखटाता है। और यहाँ से सीबीएसई का 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, आप यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा। जैसे दरवाजे पे खटखटाता है, एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी दरवाजा खोलता है। उससे ये पेडलर बोलता है कि मैं आज आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, आज की रात आपके यहाँ शेल्टर चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ। और उसने ये नहीं सोचा था कि आदमी कितना हॉस्पिटेबल होगा, बड़े प्यार से वो ओल्ड मैन उसे अपने यहाँ रख लेता है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछती है कि उस ओल्ड मैन ने उसको अपने यहाँ क्यों रख लिया। हकीकत ये है कि द पर्सन वाज कंप्लीटली अलोन, ही वाज एन ओल्ड मैन एंड ही हैड नथिंग टू शेयर हिज लोनलीनेस, तो इसलिए उसने उसको वहां पे रख लिया। उसके बाद जब उसकी हॉस्पिटैलिटी होती है रात में, उसके साथ वो मजोलिस का गेम खेलता है। जो बुक में आपका वर्ड आया है मजोलिस, एक तरीके का प्लेइंग कार्ड है, ताश का गेम होता है। मजोलिस खेलता है और उसको पोरिज देता है खाने के लिए, पोरिज यानी हलवा या दलिया उसको खाने के लिए देता है। उसके साथ मजलिस का गेम और जो है क्या बच्चों, टोबैको स्लाइस, TOBACCO, टोबैको स्लाइस, यानी वो टोबैको रखा रहता है, हुक्का, उसमें से काट करके थोड़ा सा टुकड़ा उसको पीने के लिए देता है। मीन्स द ओल्ड मैन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ऑफर द बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटैलिटी टू द पैडलर। जो कुछ भी उसके पास था उसने पूरा देने की कोशिश की। बात हो रही थी, बातों में इस ओल्ड मैन ने एक बात कह दी। वो बात कह दी
कि मेरे पास एक बोजी काऊ है। बोजी काऊ मतलब एक ऐसी गाय है जो मेरे लिए बॉस का काम करती है, जो मेरे रोजी रोटी का काम करती है। मैं उस गाय से दूध निकालकर मार्केट में बेचता हूं और उससे मैं पैसे कमाता हूं, और मैं एक क्रॉफ्टर हूं, यानी मैं अपने खेत को बटाई पे देता हूं। मेरी अपनी कोई फैमिली नहीं है। यहां तक तो बड़े ध्यान से वो पेडलर, वो रेड क्लैप सेल्समैन उसकी बात सुन रहा था, लेकिन अचानक उसने एक बात और बोली, और उसने ये बोला कि मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं। 30 क्रोनर, क्रोनर मैंने बताया ना कि वहां की जो लोकल करेंसी है, वहां की जो स्थानीय मुद्रा है, उसका नाम है क्रोनर। उसने कहा कि मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं गाय का दूध बेचकर। ये चीज थोड़ा सा बड़ी सरप्राइजिंग लगती है उस पेडलर के लिए, क्योंकि पेडलर के लिए 30 क्रोनर की कीमत बहुत ज्यादा थी। जो आदमी छोटी मोटी चोरियां करता था, चूहेदानी बेच करके 1-2 क्रोनर कमाता था, उसके सामने कोई ये बोले मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं। प्रैक्टिकली कोई आदमी मेरे से आकर के बोले, हेलो सर, आप यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, मैं 5 करोड़ अपने जेब में लेके घूम रहा हूँ, तो और वो आदमी क्या हो, झाड़ू लगाने वाला हो, तो मुझे देख बड़ा आश्चर्य होगा कि ये झाड़ू लगाने वाला 5 करोड़ कैसे रखेगा। ठीक वैसे ही पेडलर ने देखा कि ओल्ड मैन है, इसके पास 30 करोड़ कैसे हो सकता है। एक मिडिल क्लास आदमी की मेंटालिटी होती है कि वो ज्यादा शो ऑफ करना चाहता है। जब क्राफ्टर को लगा कि ये मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो क्राफ्टर जाता है तो एक लेदर पाउच, वर्ड जो यूज हुआ है एनसीईआरटी में, लेदर पाउच है ना, जो लेदर का थैला है, उस थैले को लेकर के आता है और उसमें लिखा है वर्ड बुक में रिंकिल्ड 10 क्रोनर बिल्स, 10 क्रोनर बिल्स, यानी मुड़े हुए 10-10 के 3 नोट निकालता है। कौन? ओल्ड मैन 10-10 के 3 नोट यानी 30 क्रोनर निकाल के दिखाता है कि ये देखो मैंने कमाए हैं, और फिर ले जाकर के विंडो के पास उस लेदर पाउच को रख देता है जिसके अंदर 30 क्रोनर पड़े होते हैं। कहानी खत्म होती है, लोग अपना सो जाते हैं। सवेरे ओल्ड मैन जो है उठता है, चला जाता है अपने खेत पे काम करने के लिए, और जो पेडलर अपना वो सोता रहता है। उस ओल्ड मैन को विश्वास था कि ये पेडलर ऐसा मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। पेडलर जब सो करके उठता है, वो भी तुरंत अपने काम में चूहेदानी बेचने के लिए बाहर निकलता है। जैसे कुछ दूर जाता है ना, उसके दिमाग में आइडिया स्ट्रक करता है। वो सोचता है कि मैं पूरे दिन चूहेदानी बेचता हूँ, घूमता हूँ, लोगों की ठोकरें खाता हूँ, ताने सहता हूँ, बात सुनता हूँ, पर मैं 30 करोड़ कभी कमा नहीं पाया। उस ओल्ड मैन ने कमाए हैं, चलो चलते हैं उसके 30 करोड़ चुरा लेते हैं। समझ में आए? उसके पहले की उसकी अपनी जो एक फिलॉसफी थी बच्चों, उस पेडलर की जो एक फिलॉसफी थी, मैं यहाँ पे कोट करूंगा। सीबीएसई 3 नंबर का क्वेश्चन पूछती है। फिलॉसफी है, कहता है वो कि द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। वो खुद कहता है कि ये दुनिया जो है ना एक चूहेदानी है। जिस तरीके से एक चूहे को फंसाने के लिए हम चूहेदानी में छोटे छोटे दाने, मांस के टुकड़े, पोर्क या ब्रेड रखते हैं, चूहा जैसे उसके अंदर खाना चाहता है उसमें फंस जाता और फिर कभी निकल नहीं पाता। उसी तरीके से पूरी दुनिया जो है एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी है, इसमें जो एक बार फंस जाता है वो कभी निकल नहीं पाता, उसका एंड हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। ये बात कहता है पेडलर। आप समझिए, पेडलर खुद इस बात को कहता है कि दुनिया रैट ट्रैप है, लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, उसकी गरीबी इतना ज्यादा उसको स्ट्रक कर दी कि पेडलर वापस आता है, विंडो पेन के पास स्मैश करता है, जो वर्ड यूज किया है सीआरटी में पेज नंबर 34 पे, स्मैश करता है, विंडो पेन टूटती है, लेदर पाउच निकालता है दोस्तों, और उसमें से 30 करोड़ निकाल के अपनी जेब में रखता है, और तुरंत लेदर पाउच को अपनी जगह रख करके और बड़े स्मार्ट तरीके से वहां से निकल जाता है। एक बार भी उस रेड ट्रैप पेडलर ने नहीं सोचा कि जिस ओल्ड मैन ने मुझको रात में मोजोलिस खेला, मेरे साथ पोरिज दिया खाने के लिए, टोबैको स्लाइस दिया, इतनी हॉस्पिटैलिटी दी, मैंने उसके साथ क्या किया, उसके 30 करोड़ चुरा लिए। मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों, भाइयों बहनों?
नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा किया और वो चला जाता है। जाता उसको डर रहती है कि अगर मैं मेन रास्ते से होके जाऊंगा तो कोई मुझे पकड़ लेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। रास्ता बदल देता है, बीटेन ट्रैक आम रास्ते पे जाता है दोस्तों, और जाते जाते पूरा दिन घूमता है, टहलता है, बड़ा खुश होता है कि मैंने 30 करोड़ वहां से चुरा लिए। और जब शाम हो जाती है, जंगल मिलता है, अंधेरा होने को होता है, यहीं पे कहानी ट्विस्ट हो जाती है मेरे भाइयों। वही कहा ना कि सैलाब की धारों पर अपना घर बसाया था, डूब गया लेकिन मैं ठहरे हुए पानी में। ऐसा रेड ट्रैप पेडलर के साथ हुआ, जो कहता था कि दुनिया रेड ट्रैप है, इसके जाल में कभी फंसना नहीं है। ऐसा हुआ कि वो खुद फंस गया उस लालच के चक्कर में। उसने 30 करोड़ कमाए, वो रास्ता भूल गया। उसको वो देखता है कि कई रास्ते पे वो बार बार आता जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई रास्ता है, जंगल में ही घूम रहा हूँ, और अंतिम में अपना कोई रास्ता नहीं पाया। रात होने को हुई। अब पेडलर ने सोचा कि मैं क्या करूं। पेडलर देखता है कि कुछ दूर पर हैमर की आवाज सुनाई दे रही है, और जंगल में एक जगह उजाला सा उठ रहा है, हैमर की आवाज, हथौड़े की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि वहां पे कोई हो सकता है, वहां पे चलें तो शायद मेरी रात गुजर जाए। बच्चों, दिसंबर का महीना था, ठंडी उसको लग रही थी और वो अपने को शेल्टर चाहता था। जैसे ही वो आदमी उधर बढ़ता है, वहां पे देखता है कि एक आयरन फर्नेस, लोहे की भट्टी जल रही होती है। एक वहां पे जो ब्लैक स्मिथ है वो बेलचे से उसमें कोयला डालता है, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, और ऊपर जो छप्पर टाइप का बना हुआ हवाएं साए साए करती हुई आ जा रही हैं। अब उसको वहीं पे रात गुजारना था। उसने उस आयरन मास्टर से बोला, या उस जो वहां पे ब्लैक स्मिथ जो लकड़ी के वुडन शूज पहना हुआ था, उससे बोला कि मैं रात में यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। उसने क्या बोला, एनसीईआरटी की जो बुक में लिखा है हॉर्टी कंसेंट, HATUCONSENT, हॉर्टी कंसेंट, हॉर्टी माने प्राउडी, कंसेंट मींस अप्रूवल। उसने ऐसे बोला, अपनी ठुड्डी हिलाई, कुछ बोला नहीं, ऐसे कर दिया, यानी बड़ा घमंडी था वो। उस ओल्ड मैन ने तो आराम से रख दिया, जहां पे तुम 30 करोड़ पार कर दिए और यहाँ पे आए हो, जब तुमको ठंडा से कांप रहे हो तो कह रहे हो मुझको रखने दीजिए, तो बोलता है कि ऐसे बोल देता है। अब इनकी मजबूरी थी, रहने लगे। अब क्या करते हैं, अपने टोपी से अपना चेहरा आधा ढके रहते हैं, ठीक है, और एक जो पिग आयरन है, लोहे का जो टुकड़ा, उसको अपने सिरहाने जो है तकिया बना करके रखते हैं। हाफ आई ओपन, आधी आंख खुली हुई थी, कोई पकड़ न ले। यहाँ पे आधी रात को होती है, और उसी समय कहानी में ट्विस्ट आता है बच्चों। आयरन मास्टर यानी जो उस भट्टी का मालिक है, ओनर जो है, वो अपने रात के इंस्पेक्शन में आया होता है। मैंने पहले बताया कि स्वीडन में लोहे के खाने बहुत हैं, और उस आयरन मास्टर की ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे क्वालिटी के पिग आयरन या अच्छे क्वालिटी के लोहे मार्केट में उतार सकूं। वो रात में ऑब्जर्वेशन में आया था, और जैसे ही वो आता है, उस हल्की सी उजाले वाली लाइट में उसकी नजर उस पेडलर पे पड़ती है, और यही कहानी में ट्विस्ट हो जाता है। यही कहानी में ट्विस्ट क्या होता है, जैसे ही आयरन मास्टर की नजर पेडलर पे पड़ती है, आयरन मास्टर को धोखा हो जाता है। आयरन मास्टर को लगता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है, हेलो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ही इज माई ओल्ड। बुक की जो लाइन मैं आपको लिख रहा हूं, आयरन मास्टर समझता है कि मेरी रेजिमेंट में मेरा जो दोस्त था, जिसने कभी वीआरएस ले लिया था, यानी जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, नौकरी से रिजाइन दे दिया था, मेरा दोस्त वो है, और उसका नाम था कैप्टन वोंसले। आप नोट करेंगे इस पॉइंट को, मेरा तो रटा हुआ है भाई, कैप्टन वोंसले, STAHLE। उसने सोचा कि ये मेरा दोस्त कैप्टन वोंसले है, जिसने रेजिमेंटल कॉमरेड था, जो और जिसने अब रेजिमेंट से रिजाइन दे दिया था, नौकरी छोड़ दी थी, और जिसके चलते आज इस बुरी कंडीशन में है कि आज बेचारा इसको खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, और रहने के लिए नहीं है। और दोस्तों, अगले दिन क्रिसमस था, और ये क्रिश्चियन थे। इसने सोचा कि क्यों नहीं इस रेजिमेंटल कॉमरेड को अपने घर इनवाइट करता हूं क्रिसमस को। मेरी बात समझ रहे हैं? तुरंत ये आयरन मास्टर बोलता है पेडलर से, अरे कैप्टन वोंसले,
तुम्हारी ये कंडीशन, ऐसा तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, तुमने नौकरी से क्यों रिजाइन दे दिया? ओहो, चलो मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। अरे भाई, जब पेडलर आयरन मास्टर को पहचाने तब तो उसके घर जाए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये सोचता है कि अरे भाई इसके घर जाने का मतलब कहीं जानबूझकर कि शेर के गुफा में अपना हाथ डाल देना। पता चला मैं इसके घर जाऊं, मैंने 30 करोड़ बुढ़वा के चुराए हैं, ओल्ड मैन के सॉरी, और ये मुझको ले जाके जेल में डाल दे। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उसने मना कर दिया। अब सुनो कहानी में और ट्विस्ट। जब पेडलर ने मना कर दिया तो आयरन मास्टर ये सोचा कि ये इतने गंदे कपड़े पहना हुआ है और मेरा दोस्त है, बहुत अच्छे पोजीशन में था, इसको शर्म आ रही है मेरे घर जाने में। तो आयरन मास्टर उसको कंसोल करना चाहता, अरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चलो, तुमको पता है ना कि पत्नी तो मेरी रही नहीं, वो तो कभी एक्सपायर हो गई, तुम जानते ही हो, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी एक बेटी है एडला विल्मेंसन, और मेरे घर में कोई नहीं रहता यार, मेरे घर चलो, क्रिसमस का खाना मिल करके खाएंगे। पर उसने हिम्मत नहीं बनाई पेडलर ने आयरन मास्टर के साथ जाने की। और सीबीएसई में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पेडलर उस आयरन मास्टर के घर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि पेडलर को इस आयरन मास्टर को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं था कि कहीं ये मुझको उस पुलिस वालों के हवाले न कर दे। कहानी एक ट्विस्ट होती है, आयरन मास्टर अपने घर जाता है और ये बात अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को बताता है, जो इस कहानी में हीरोइन का काम करती है। एडला विल्मेंसन को बताता है, शी इज कंप्लीटली अ वेरी कंपैशनेट लेडी, बहुत ही दयालु लेडी है, बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है, शी जेन्युइन है ना, टीनेजर है वो। और जैसे ही आयरन मास्टर अपनी बात अपनी बेटी को बताता है कि बेटी, मेरे रेजिमेंट का मेरा एक दोस्त जिसने कभी कंपनी से जिसने रेजिमेंट रिजिग्नेशन दे दिया था, आज बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है और मेरे ही वहां पे भट्टी के पास रुका हुआ है, हम्बल कंडीशन में है, जाओ उसको लेकर के आओ। और एडला तुरंत एक्शन लेती है। एडला जो है फर का कोट, जानते हैं फर जो जानवर जो होते हैं ना उनके बाल से बनता है, बहुत महंगा होता है, फर का कोट, एक वैलेट, आपके बुक में लिखा है वैलेट मींस अटेंडेंट, सहायक, और हॉर्स कार्ड, घोड़ा गाड़ी लेकर के जाती है। घोड़ा गाड़ी में एक वैलेट के साथ फर का कोट लेकर के जाती है। कहां पर? इस पेडलर के पास जो भट्टी के पास सोया हुआ है, जाकर के बोलती है और बड़े सम्मान से उसके सामने झुक करके बोलती है, आई एम मिस एडला विल्मेंसन, मुझको मेरे फादर ने भेजा है और आपको हम क्रिसमस पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये बात सुनता है तो फिर पेडलर घबरा जाता है कि फिर हमको ले जाना चाहती है, लेकिन एडला ने इतने अच्छे तरीके से बोला कि उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं जो है ये एडला जो है मुझको ऐसा नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती। क्वेश्चन आता है एडला के साथ जाने के लिए तैयार क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और वो तुरंत फर का कोट पहनता है और उस हॉर्स कार्ट में यानी घोड़ा गाड़ी में बैठ करके पेडलर आयरन मास्टर के घर जाता है। रात का समय है, आराम से हैं सब वहां पे, रात में ही सब उसकी दाढ़ी वड़ी बना देते हैं, बढ़िया से नहला देते हैं, अच्छा कपड़ा पहना देते हैं और बहुत ही हैंडसम लगता है वो पेडलर। दोस्तों जानते हैं क्या है, बहुत दिन के बाद उसको आज खुल करके नींद आई है, खूब सो रहा होता है वो, इसलिए कि जिंदगी में तो रोज भागता ही रहता था, लोगों की गालियां ही सुनता था, चूहेदानी बेचता था, लोग उसको रिजेक्ट करते थे, है ना, ह्यूमिलिएट करते थे। पहली बार उसको सम्मान मिला, खुल के सोता है और जैसे ही रात का खाना लगता है टेबल पे, इतना भूखा है कि धुआंधार खाना खाता है और भर पेट खाना खा करके फिर जाकर के सो जाता है। ठीक, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ, जब अगले दिन संडे था, उन्हें जाना था चर्च में प्रेयर करने के लिए। अब आयरन मास्टर जब अपने दोस्त के कमरे में जाता है जहां पे पेडलर सोया हुआ है, जिसको दोस्त समझता है, जब उसके ब्रॉड डे लाइट, जो आपके बुक में लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, ब्रॉड डे लाइट यानी दिन के जब उसको उजाले में देखता है तो सर पे हाथ मार देता, अरे राम ये क्या हो गया। जिस पेडलर को मैं, जिस आदमी को मैं अपना दोस्त समझ रहा था, वो तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये तो कोई अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर है। अब तुरंत उसको जगाता और गुस्साता है, कहता सुनो, पता नहीं तुम कौन हो, कहां से चले आए।
तुम इस तरह से मुझको धोखा दी, ये बातों बात दुनिया भर की बात सुनाता है। एक सिंपल सी लाइन पेडलर बोलता है, कहता है आयरन मास्टर मैं आपके पास नहीं आया था, आप मेरे पास आए थे और मैं आने से मना किया था, पर आयरन मास्टर नहीं सुनता है और अचानक एडला आती है और अपने पापा को रोकती है कि पापा ऐसा मत करो, क्रिसमस के दिन तो हम लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट ही करते हैं, या अगर हमारे यहाँ गेस्ट बन के आया तो कोई बात नहीं। एडला ये भी बोलती है कि ऐ आदमी स्ट्रेंजर, आप पहली बार नहीं, आप हर साल मेरे यहाँ क्रिसमस के दिन पहले से मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप मेरे यहाँ गेस्ट बन के हर साल क्रिसमस पे आइएगा। वो कहता है ठीक है, और तुरंत वो बोलता है पेडलर की अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो मैं अपने वो फेंके पड़े हुए कपड़ों को पहन सकता हूँ और आपके कपड़ों को निकाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यहीं पे खत्म होती है। दोनों जाते हैं चर्च में प्रेयर करने के लिए, और जब प्रेयर से लौट के गेट पे आते हैं तो कोई बोलता है कि अरे एक चूहे बेचने वाले पेडलर ने एक बूढ़े आदमी के 30 करोड़ चुरा लिए। जब ये बात उस आयरन मास्टर को पता चलती है तो अपनी बेटी पे कमेंट मारता है, और रखो उसको अपने घर में, और रखो, देखो चोरी किया था उसी पेडलर ने, अब चल के देखो हमारे ड्रॉर में चांदी के चम्मच कुछ बचे हैं कि सब चले गए। भागते हुए लोग वहां पे स्पीड में गाड़ी से आते हैं, गेट के सामने जैसे गाड़ी रुकती है तुरंत कूदता है आयरन मास्टर और पूछता है अपने नौकर से, अरे वो कहाँ गया, पेडलर कहाँ गया? अब उसका जवाब सुनिए, वो बोलता है कि पेडलर चला गया। वो कहता अरे पेडलर चला गया। तुरंत जाकर के वो किचन में अपने चांदी के चम्मच काउंट करते हैं तो पूरे के पूरे चम्मच वहां पे ओके होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, उधर देखिए। तुरंत वो जो है पेडलर को बोलते हैं और उसको चम्मच गिनते हैं, चम्मच पूरे होते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो कहते हैं वो चला गया, उसने कुछ दिया भी? उसने कहा कि हाँ, उसने एक डब्बा दिया है साहब, इसमें जो कुछ भी रखा हो। एडला तुरंत उसको अपने सीने पर रख करके जो ऐसे ही खोलती है तो उसमें जानते हैं क्या है, उसमें से एक चूहेदानी निकलती है और एक लेटर निकलता है। उस लेटर में लिखा रहता है एडला विल मेंशन, आपके सपोर्ट ने इतना बड़ा, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया आपने कि मैं अपने आप को कैप्टन वुड्सले समझने लगा। मैं एक छोटा सा आदमी, जो मैं पेडलर था, चूहेदानी बेचता था, आपके सम्मान ने मुझे पेडलर से उठाकर मुझको जो है कैप्टन जैसा दर्जा दिया, और आपकी इस हॉस्पिटैलिटी से मैं इतना खुश हुआ कि मुझे अपनी गलती महसूस हुई कि मुझे उस ओल्ड आदमी के 30 करोड़ नहीं चुराने चाहिए थी। ऐ मिस एडला, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 30 करोड़ उस ओल्ड मैन के लिए जाकर लौटा दीजिएगा, और ये चूहेदानी जो है ये मैं आपको क्रिसमस का गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चूहेदानी ऐसे जिसने मुझको इस दुनिया के जाल में फंसाया था, यानी कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये चूहेदानी है। हम सब इसके रैट हैं चूहे को फंसाने के लिए। जिस तरीके से हम चीज यानी पनीर के टुकड़े, मांस के टुकड़ों को देते हैं, और जैसे ही आदमी, जैसे वो चूहा उसमें खाता है उसमें फंस जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी फंस गया था। अच्छा हुआ जो आपने मुझको इसमें से निकाल दिया। इसी के साथ लेटर खत्म हो जाता है और एडला विल मेंशन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आयरन मास्टर को अपने आप पे पछतावा होने लगता है। कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों, दोस्तों और साथियों, पर एक इतना बड़ा मैसेज देकर के जाती है कि कोई इंसान जन्म से खराब नहीं होता, चीजें इस संसार में आने के बाद उसके अंदर पनपती हैं। अगर आदमी कोई किसी व्यक्ति को प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से यानी समझदारी से, अच्छे तरीके से लव एंड केयर से उसको केयर किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो खराब से खराब आदमी को भी इंसान बनाया जा सकता है, एक वर्चुअस आदमी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इसकी स्टोरी, ये इसकी थीम। मैंने इसके मेजर कैरेक्टर के बारे में बताया, प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, बोर्ड में उठने वाले तमाम जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया। उम्मीद है कि स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको जो भी कुछ क्वेरीज होगी आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से जय हिंद।